तो दोनों लोग का डेथ हुआ है। एक को सर में गोली लगी है और एक को गले में। मां न्याय चाहती है। मां को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद। फिर जो 1415 लोग पर एफआईआर हुआ है उनको बेबुनियाद और झूठे तरीके से फंसा। बहुत ही खतरनाक एफआईआर है। आईपीसी में भी कई सारे खतरनाक सेक्शन है, 354(b) ऐसे सेक्शन है। उन सब सेक्शन का उपयोग इसमें किया गया। जो लोग का डेथ हो चुका है, खुर्शीद और सोनू कुमार शाह, उनके नाम पे एफआईआर हो चुका है। मरे हुए इंसान पे इन लोगों ने एफआईआर किया। परिवारों को पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं दिया गया। समस्या है। इंक्वायरी चाह रहे हैं क्योंकि डीएम, एसपी और पूरा जो एक महकमा है उन पर उनका भरोसा उठ चुका है। जिम्मेदारी तो विधायक की थी, लेकिन विधायक को प्रोटेस्ट के बारे में मालूम था। विधायक शायद 2015 से वहाँ पर विधायक हैं। विधायक शायद 2022 के प्रोटेस्ट में आते हैं। सवाल है कि 2023 के प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आए। आप सबने सुना होगा कि कटिहार में जब लोग बिजली मांगने गए, प्रोटेस्ट किया, तो बदले में उनको गोली मिली। 2 लोग की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। सोचिए, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए इतने दिन हो गए, फिर भी बिजली के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें गोली मारी जा रही है। अब ये इंसिडेंट हो गया, मीडिया में जो खबरें आपने सुनी, कुछ सही सुनी, कुछ गलत सुनी। उसके बाद APCR, जो एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, एक NGO है, उसके कुछ लोग वहाँ गए देखने के लिए कि आखिर एग्जैक्ट वहाँ हुआ क्या था, वहाँ प्रॉब्लम क्या है। जो टीम वहाँ गई थी उसमें सैफुल इस्लाम भी थे। सैफुल इस्लाम जामिया के स्टूडेंट रहे हैं और पेशे से वकील हैं ये। सैफ साहब, मुझे ये बताइए, आप जब आप वहाँ गए तो आपने क्या अंदाज़ा लगा? मुझे पहले तो ये बताइए, आप उस इलाके में बिजली कितनी देर आती है? देखिए, जो बारसोई का अनुमंडल है उसके अंदर 29 पंचायत आता है। 29 पंचायत में अनुमंडल का जो क्षेत्र है 2 किलोमीटर का एरिया छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा जहाँ भी बिजली आती है वो 2 से ढाई घंटे आती है जो पंखा चल पाए, और रात के समय कभी बिजली नहीं होती है। और अनुमान 5 घंटा एवरेज बिजली होता है जिसमें सिर्फ एक बल्ब जल पाए। अगर आपके पास स्टेबलाइजर नहीं है तो आप बल्ब भी नहीं जला पाए, मतलब पंखा नहीं चला। 24 घंटे में सिर्फ 5 घंटे बिजली, 5 घंटे एवरेज बिजली आती है वहाँ पर। अच्छा, लोग जब वहाँ बिजली के लिए ही प्रोटेस्ट करने गए थे, उन्होंने कह दिया होगा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, उनको मालूम रहा होगा, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि गोली चल गई? देखिए, ये जांच का विषय है और जांच हो रही है। डीएम ने भी इस बात को कहा है और इसके अलावा वहाँ के विधायक और स्थानीय लोग भी जुडिशियल इंक्वायरी चाह रहे हैं क्योंकि डीएम, एसपी और पूरा जो एक महकमा है उन पर उनका भरोसा उठ चुका है। गोली क्यों चली, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। गोली चलने से पहले आंसू गैस के गोले क्यों नहीं छोड़े गए, सवाल ये है। पानी का छिड़काव से वहाँ के लोगों को क्यों नहीं भगाया गया, पहला सवाल ये है। क्या लाठीचार्ज, क्या तो 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, जो 3 डिग्रियाँ है लाठीचार्ज की, क्या वो तीनों डिग्रियों पर लाठीचार्ज हुआ? नहीं हुआ। सिर्फ 1st डिग्री पे लाठीचार्ज हुआ, लोगों को एक बार भगाया गया और उसके बाद सीधा गोली चलाई गई। लेकिन सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से सबसे पहले आप अनाउंसमेंट करेंगे, अनाउंसमेंट करने के बाद तब आप लाठी चलाएंगे, लाठी चलाने के बाद आप तेज़ लाठी चलाएंगे और फिर आप अनाउंसमेंट करेंगे कि आप पानी का छिड़काव कर रहे हैं। पानी के छिड़काव से लोगों को भगाएंगे। अगर पानी का छिड़काव से भी लोग नहीं भाग रहे हैं तो आंसू गैस के गोले आप छोड़ेंगे, जो आपने जामिया के अंदर देखा। फिर आप स्टन गन मारेंगे। फिर उसके बाद जब लोग नहीं मानेंगे तो फिर आप अनाउंसमेंट करेंगे और उसके बाद आप हवाई फायरिंग करेंगे। और फिर जब आप नहीं मानेगा तो उसके बाद आप फिर से अनाउंसमेंट करके तब आप पैरों के नीचे गोली मारेंगे। लेकिन जो दोनों लोग का डेथ हुआ है, एक को सर में गोली लगी है और एक को गले में गोली लगी है। तो सवाल ये है कि क्या बिहार सरकार ने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, ज़िले को, अलग अलग ब्लॉक को, तमाम थानों को ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं, आंसू गैस के गोले या फिर ये सब कुछ? मैं इसके भी खिलाफ हूँ, लेकिन हालात जब लाठी से अगर गोली पे आ जाए तो हमें इस पे बातचीत करनी होगी, ये चीज़ें भी हैं कि नहीं है उनके पास। मुझे ये बताइए, वहाँ जो लोकल MLA होगा और उसके अलावा जो अपोजिशन के लोग होंगे, जो हारे हुए लोग होंगे, कुछ वो लोग होंगे जो इलेक्शन की तैयारी कर रहे होंगे, इस पूरे मामले में उन लोगों का रोल क्या है? क्या वो प्रोटेस्टर के साथ है या उधर से पुलिस की तरफ से, SDM की तरफ से या DM की तरफ से दलाली कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? संवैधानिक तौर पर जब हिंदुस्तान का कोई भी इलाके का एक नागरिक किसी को वोट देकर जिता रहा होता है, वो विधायक बनता है, जब वो सांसद बनता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि बुनियादी चीज़ें, सड़क, नाला, बिजली, पानी, इन चीज़ों को वो ठीक करे। लेकिन जब आप बारसोई जाएंगे, सड़कें नहीं हैं, बाढ़ से लोग आए दिन परेशान हो जाते हैं। तो जिम्मेदारी तो विधायक की थी, लेकिन विधायक को प्रोटेस्ट के बारे में मालूम था। विधायक शायद 2015 से वहाँ पर विधायक हैं। विधायक शायद 2022 के प्रोटेस्ट में आते हैं। सवाल है कि 2023 के प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आए? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, वहाँ की जनता पूछ रही है। लोगों का साफ साफ कहना है कि जो लोग
CPIML में हैं उनके बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, क्योंकि अगला चुनाव कौन लड़ेगा। क्योंकि लेफ्ट की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो अपने पुराने कैडर को चुनाव लड़ाती है हमेशा से, लेकिन वहाँ के लोगों का मानना है स्थानीय विधायक की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो 25 का चुनाव अपनी वाइफ पर लड़ाना चाहते हैं। लेकिन उन सब के बीच में एक वहाँ पर एक नौजवान है जो चुनाव लड़ने के सबसे आगे रेस में है। उसने ही इस पूरे आंदोलन को खड़ा किया था, उसने ही इसे मुद्दा बनाया था और उसने ही 2000 लोगों को वहाँ इकट्ठा किया और ये आंदोलन इतना बड़ा बना कि वहाँ पे लोग मजबूर हुए प्रोटेस्ट करने। मुझे एक चीज़ ये बताइए, मान लीजिए पुलिस का रोल इसमें ठीक नहीं है, डीएम का रोल ठीक नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से जो वहाँ का मौजूदा एमएलए है उसका रोल भी ठीक नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से एमएलए का रोल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके पीछे वजह ये है, कहीं भी प्रोटेस्ट होता है, हम लोग इवन कि दिल्ली से लेकर अररिया तक में प्रोटेस्ट किए हैं। हमारे शहर का बीजेपी से एमपी है, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, CNRC के वक्त कर रहे थे, वो लगातार थाना अध्यक्ष से, महिला थाना अध्यक्ष से बातचीत कर रहा है। आपके यहाँ एक छोटा सा बलरामपुर विधानसभा बहुत छोटा है, 29 पंचायत है बस, समझिए बारसोई के अंदर सिर्फ 29 पंचायत है, फिर बलरामपुर ब्लॉक है। तो बारसोई उतने छोटे से इलाके में को आप एक फ़ोन कीजिए, आप विधायक है, आपकी सरकार है, सरकार को आप फ़ोन कीजिए, सरकार फ़ोन करेगी। भाई एक 7 पेज का मेमोरेंडम था, उस मेमोरेंडम को आप नहीं लिए, लोग 6-7 घंटे से खड़े हुए थे, लोग इरिटेट हुए, परेशान हुए, गहमा गहमी हुई, लेकिन तरीके से गोली चला देना ये कहाँ का सवाल है। मुझे ये बताइए, जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनके घर वालों से मिले होंगे, एक तो मुझे इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्या पैसा इनके पास था नहीं, या नॉर्मल गरीब लोग हैं, और क्या इन दोनों में से किसी को भी मुआवजा मिला अभी तक कुछ भी? देखिए, सबसे पहले समझिए कि सोनू कुमार शाह जिसकी डेथ हुई, वो चार्टर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा था, वो उम्र उसकी 22 साल थी। उसका भाई मोनू कुमार शाह उसी बिजली विभाग में कर्मचारी है। सोनू कुमार शाह जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट माहौल हो गया, काफ़ी गर्म माहौल हो गया, तो सोनू कुमार शाह अपने भाई मोनू कुमार शाह को वहाँ लेने के लिए जा रहा था, लेकिन जब तक वो अपने गाड़ी को साइड करता तब तक गोलियों से आकर लग गई। मोनू कुमार शाह से जब हम बात किए, हमें मालूम चला कि 7,000 रुपये का डेटा एंट्री का वो काम करता है, वहाँ पर डेटा ऑपरेटर का वहाँ पे काम करता है। पहली चीज़, हालात ये है कि अब उन्हें डराया जा रहा है नौकरी के लिए कि नौकरी चली जाएगी, बोलो मत, बात मत करो। माँ न्याय चाहती है, माँ को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद है कि वो जो है उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। उन्हें नीतीश कुमार वहाँ के एमएलए से कोई भी उम्मीद नहीं है, और उनके घर की यह हालात है कि पक्के का तो मकान है, लेकिन घर में कुछ ऐसा कुछ मजबूती मुझे कहीं नहीं दिखा। जो खुर्शीद का इंतकाल हुआ है, फूस का घर है, और वो एक टेम्पू चालक था उसका 2 बड़ा भाई एक्सीडेंट में ऑलरेडी डेथ हो गया, 2 छोटा भाई है जो सुन नहीं सकता है, और वो अकेला घर का एक जिम्मेदार आदमी था जो ऑटो चलाकर पूरा घर चलाया करता था। गौर कीजिए आप, जब एक आदमी बेसिक नीड है बिजली मांगा, तो एक वो बच्चा जो आने वाले दिनों में सीए बनता है। सोचिए सीए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी के लिए ज़िंदगी की, उसको आपने मार दिया। और दूसरे एक गरीब आदमी जिसका 2 भाई पहले ही ख़त्म हुआ है, जो 2 भाई बचा हुआ है, वो किसी लायक नहीं है, यानी कि पूरे घर को एक आदमी देखने वाला था, उसको भी आपने मार दिया। बिजली आपने दी नहीं और जान उसकी ले लिया आपने। इस प्रोटेस्ट के बाद जो लोग विक्टिम है एक तरह से, उनको बीजेपी की तरफ से कोई मदद मिल रही है वहाँ? देखिए, सच्चाई ये है कि पूरा देश कैलकुलेटिव पॉलिटिक्स की तरफ चलता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसे ये बात मालूम है कि बारसोई से उसे वही 22-23 हज़ार वोट आएगा, उसी 22-23 हज़ार वोट पे वो सबर कर लेंगे, उन्हें वहाँ से वोट नहीं आएगा, तो उसलिए वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, ये सच्चाई है। लेकिन बीजेपी एज ए अपोजिशन वहाँ पर आकर बातचीत की है, दोनों परिवार से मुलाकात की है, ये हमारी जानकारी में है। जेडीयू से एमपी है, और वो खबर ये है कि वो बीजेपी से टिकट लेना चाहते हैं, लेकिन वो भी अब तक इवन कि बारसोई के होने के बावजूद भी वो अब तक आकर बातचीत नहीं की हैं। हाँ, कुछ लोग बीजेपी के आए हैं, उन लोगों ने बातचीत किया है, लेकिन वही चीज़ है, कैलकुलेटिव पॉलिटिक्स है, जिसके वजह से उन्हें मालूम है कि यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा है, वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, APCR की टीम जो आप लोग वहाँ गए, जो आप लोगों ने देखा, उन लोगों को अब तक कोई इंसाफ तो मिला नहीं है, तो अब आप लोग क्या करेंगे इस सिलसिले में? देखिए, बात था कि हम तो कह रहे थे कि कंप्लेंट लिखा जाए, FIR लिखा जाए। सोनू कुमार
जो सोनू कुमार शाह की वो फैमिली थी उसका कंप्लेन लिखा गया। खुर्शीद आलम के परिवार का तो कंप्लेन भी नहीं लिखा गया, ना उस दोनों में से किसी परिवार के हाथ में अब तक एफआईआर भी कल 2 लोगों की मौत हो गई लेकिन एफआईआर नहीं हुई बजाबता। एफआईआर नहीं लिखा गया, दोनों परिवारों को पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं दिया गया, समस्या है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जब हम लौट के आ गए पिछले शुक्रवार को हम गए थे, जब हम सोमवार को लौट के पहुँचे तो हमने शाम को हमको रिपोर्ट आई कि उल्टा जो लोग का डेथ हो चुका है, खुर्शीद और सोनू कुमार शाह, उनके नाम पे एफआईआर हो चुका है। मरे हुए इंसान पे पहले लोगों ने एफआईआर किया और इसके अलावा 44 और नामजद लोग पे एफआईआर है और 1200 से 1400 अदर्स के नाम पे एफआईआर है। अब देखना होगा कि अभी तो बहुत गर्म माहौल है, लेकिन जब धीरे धीरे माहौल ठंडाएगा तो पुलिस का रवैया क्या होता है, क्या पुलिस जांच सच में करेगी इस पूरे मुद्दे को, या फिर जो 1400-1500 लोग पर एफआईआर हुआ है उनको बेबुनियाद और झूठे तरीके से फंसाएगी। बहुत ही खतरनाक एफआईआर है। आईपीसी में भी कई सारे खतरनाक सेक्शन है, 354(b) ऐसे सेक्शन है, उन सब सेक्शन का उपयोग इसमें किया गया है। तो मुझे ये देखने वाली बात होगी 3 महीने 4 महीने बीतने के बाद पुलिस का रवैया कैसा रहता है। देखिए कितनी हुकूमतें आई, कितनी हुकूमतें चली गई, लेकिन आज भी बिहार का एक इलाका ऐसा है जहाँ बिजली और पानी की बुनियादी सहूलतें नहीं मिल रही हैं। कटिहार का वो इलाका ऐसा है, जब दिल्ली में आप होटलों में काम करने वालों से पूछेंगे, किसी भी गरीब रिक्शे वाले से पूछेंगे, उनमें से ज़्यादातर आपको वही बताएगा कि मैं उसी इलाके का हूँ। तो फिर नीतीश कुमार के आने के बाद आखिर बिहार में तब्दीली क्या आई? लोग कहते हैं लालू के ज़माने में तरक्की नहीं, उससे पहले तरक्की नहीं हुई, तो अब तो नीतीश कुमार भी काफ़ी दिनों से हैं, इसके बाद भी वहाँ तरक्की नहीं हुई। आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शहर हो, शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहाँ बिजली नहीं आती हो। अब सब जगह बिजली आती है, बल्कि बिहार के भी कुछ गाँव में अब बहुत ज़्यादा बिजली रहती है, 24-24 घंटे बिजली रहती है। लेकिन आखिर कटिहार का ये इलाका इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? आखिर आज़ादी के इतने दिनों बाद भी कटिहार के इस इलाके में काम क्यों नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? सोचिए, लोग बिजली के लिए प्रोटेस्ट करेंगे और आप उन्हें बिजली देंगे नहीं, उसके बदले उनकी जान ले लेंगे। आखिर ये किसी भी सभ्य मुल्क में, एक ऐसी डेमोक्रेसी में ये कैसे सही कहा जा सकता है?